तो अब बात करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 1, 2, 3 चौथा मॉक टेस्ट नंबर चौथा, जो कि जियोग्राफी बेस्ड क्वेश्चन थे और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे ज़्यादातर इकोलॉजी पे बेस्ड होंगे, और वहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं इकोलॉजी पे वो ऐसे आते हैं जो कि करंट अफेयर बेस होते हैं, जो स्पीसीज न्यूज़ में थे उसके बेसिस पे होते हैं, और जो टॉपिक्स न्यूज़ में थे उसके बेसिस पे होते हैं। तो ये भी फुल ऑफ करंट अफेयर्स होगा और वो न्यू ट्रेंड पे होगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ अकरेंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ एवोल्यूशन ऑफ अर्थ प्रेजेंट एटमॉस्फेयर स्टार्टिंग फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। तो ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, हमको क्या करना है, अपने को बताना है कि क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ जो अर्थ का, ठीक है, इवोल्यूशन जो हुआ अर्थ का उसको हमको बताना है। ओके, तो इवोल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है। पहला है एडिशन ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर थ्रू एन एंडोजेनिक प्रोसेस। सेकंड इज कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन टू द एटमॉस्फेयर बाय बैक्टीरिया। थर्ड इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम थ्रू द इम्पैक्ट ऑफ सोलर विंड्स। तो सबसे पहले क्या होगा, अगर लॉजिकल भी सोचे, नहीं भी पता होगा तब भी लॉजिकल सोचोगे तो हो जाएगा। तो सबसे आखिरी में क्या होगा यार, ऑक्सीजन के रिलीज सबसे आखिरी में होगा बैक्टीरिया के द्वारा, दूसरा आखिरी में होगा। तो दूसरा आखिरी यहाँ है सी और डी में, तो हमने हटा दिया ए और बी को। उसके बाद तीसरा और पहला पे हमको सर्च करना है कि पहले बताओ, अगर हाइड्रोजन और हीलियम एटमॉस्फेयर में रहेंगे तो वाटर वेपर रिलीज होगा ना, तो ये इफेक्टिव नहीं होगा। क्योंकि जब हमने इवोल्यूशन पढ़ा है, अगर आप यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है रिलेट करो तो ज्योग्राफी से कम इन्फॉर्मेट 12th NCERT से ज़्यादा हो सकता है। 12th NCERT का जो इवोल्यूशन वाला चैप्टर है वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन उससे सही होने के चांसेस ज़्यादा हैं इसके। तो पहले वाटर वेपर नहीं आया, बाद में वाटर वेपर आया जब हाइड्रोजन और हीलियम जो एटमॉस्फेयर हमारे थे, बिकॉज हमारा अर्थ भी था वो एक तरह से सन के जैसा ही था, है ना, जैसे उसके सही था, उसके से हमारे यहाँ हाइड्रोजन और हीलियम बहुत ज़्यादा थे। बट जो सन के जो सोलर विंड्स थे उसने हाइड्रोजन और हीलियम को हटा दिया, तो उसकी वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर ठंडा होने लगा, और ठंडा होने के बाद यहाँ पे धीरे धीरे वॉल्केनिक इरप्शंस होने लगे अंदर से, उसके बाद वाटर वेपर्स का फॉर्मेशन हुआ। तो इस प्रकार से हमारे पास इवोल्यूशन हुआ। तो सबसे पहले क्या होंगे, हाइड्रोजन और हीलियम का रिमूवल होगा, तो तीसरा पहला होगा, फिर दूसरा पहला होगा। ओके, सो 3rd, 1 and 2 ये होगा अपने पास करेक्ट आंसर। सेकंड है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू डिफरेंस बिटवीन टेरेस्ट्रियल प्लैनेट एंड जूवियन प्लैनेट। दो प्लैनेट हम लोग क्लासीफाई करते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और जूवियन प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट किसको बोलते हैं, जो अंदर के जो 4 प्लैनेट हैं, किसके अंदर के जो एस्टेरॉयड बेल्ट है, जो एस्टेरॉयड बेल्ट है किसके बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच के, उसके अंदर वाले प्लैनेट को क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। सो इनर 4 प्लैनेट्स आर नोन एज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, इनर 4 प्लैनेट्स आर नोन एज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। और बाद उसके बाद के जूवियन प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल और जूवियन, जूवियन का मतलब क्या होता है, जूवियन मतलब इसमें पास बहुत ज़्यादा डस्ट स्टॉर्म्स आते रहते हैं। तो अब इसके बाद स्टेटमेंट्स देखते हैं। फर्स्ट, अनलाइक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जूवियन प्लैनेट डू नॉट हैव सॉलिड सरफेस। बिल्कुल सही है, इनके पास सरफेस सॉलिड नहीं होता है। टेरेस्ट्रियल इनको इसलिए बोला बिकॉज जो अपने पास जो इनर 4 प्लैनेट है उनका जो सरफेस है वो सॉलिड होता है। ऑल टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कंटेन एटमॉस्फेयर विच इज एब्सेंट इन जूवियन प्लैनेट। यहाँ पे जो खोलो एक्सट्रीम वर्ड्स हैं, ऑल, एवरी, नेवर, एक्सेप्ट, ऑलवेज, ये जो एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं दुनिया में कोई भी चीज़ एक्सट्रीम नहीं होता, एब्सोल्यूट नहीं होती। एब्सोल्यूट वर्ड्स जो है ये सब गलत कराने के चांसेस। और ये देखो ये नया यूपीएससी का जो ट्रेंड 2022 में इंट्रोड्यूस किया उसी बेसिस पे है ये। जो एक क्वेश्चन भी आप, एक स्टेटमेंट भी आपको यहाँ पे पता नहीं रहेगा तो क्वेश्चन सही होगा ही होगा। ओके, सो इसलिए इस तरह से क्वेश्चन में हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका होता है, लास्ट में करो, लास्ट में एकदम छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज इससे कट ऑफ नीचे ही जाएगा, तो लास्ट में करना जरूरी है। और नहीं पता तो छोड़ ही देना, इससे क्वेश्चन नेगेटिव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है इस क्वेश्चन में। तो सेकंड स्टेटमेंट देते हैं, ऑल टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कंटेन एटमॉस्फेयर। गलत बात है, मरकरी के पास क्या नहीं होता, मरकरी के पास क्या नहीं होता, एटमॉस्फेयर नहीं होता। सो सेकंड इज इनकरेक्ट। ओके, तो हमारे पास सब स्टेटमेंट हमको बताना पड़ेगा ना। जूवियन प्लैनेट आर बिगर एंड डेंसर देन टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। डेंसर, देखो डेंसर की बात हो गई, बिगर तो सही बात है बट डेंसर की बात नहीं है, बिकॉज जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है उनकी डेंसिटी ज़्यादा है तभी तो वो टेरेस्ट्रियल है, मतलब तभी तो उनका जो सरफेस है वो सॉलिड है। सो दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज जूवियन प्लैनेट आर बिगर बट दे आर लेस डेंसर एज कम्पेयर टू द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। तो थर्ड इज इनकरेक्ट। फोर्थ, अनलाइक जूवियन प्लैनेट्स द ग्लोबल मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन ऑल टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। यहाँ भी ऑल टेरेस्ट्रियल, यार क्या मार्स के पास है अपना, नहीं है। क्या वीनस के पास है अपना क्या मैग्नेटिक फील्ड, नहीं। तो यहाँ पे भी ऑल हो गया ना, तो ऑल वाले स्टेटमेंट यहाँ पे भी सतर्क, देखो हमेशा गलत नहीं होगा, लेकिन जहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो वहाँ पे 99% चांसेस है कि वो गलत ही हो जाओ स्टेटमेंट। तो ये भी इनकरेक्ट है। हमसे करेक्ट पूछा है कि इनमें से कितने के स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारे पास एक ही स्टेटमेंट सही है, जो कि कौन सा स्टेटमेंट है, पहला नंबर का स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, विथ रेफरेंस टू द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन विच आर द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज करेक्ट। देखो ये जो क्वेश्चन है ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, और बच्चे को अगर पता है, नहीं पता है तो बता दूं, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के जो बेस्ड क्वेश्चन होंगे या फिर करंट अफेयर्स होंगे या फिर टू द पॉइंट एनसीईआरटी से होंगे, वो क्वेश्चन जो आपकी गलत करने के चांसेस हैं, क्योंकि एनसीईआरटी की जो लाइनें हैं वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कर देते हैं।
लगता है कि सही लगता है लेकिन सही होता नहीं। ओके, सो यहाँ पे भी स्टेटमेंट, ये प्रोसेस, ये क्वेश्चन कहाँ से, एनसीईआरटी से। ओके, 12th एनसीईआरटी, हमने जो लास्ट 4 चैप्टर्स की बात करते हैं उसकी। विथ रेफरेंस टू द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज आर करेक्ट। The presence of sugar in detritus increase the rate of decomposition. Second, the process of decomposition, okay, during the process of decomposition water soluble inorganic nutrients get precipitated as unavailable salt. ये पूरी की पूरी एनसीईआरटी की लाइन छाप दी गई यहाँ पे, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल सॉल्ट। यही है डिकम्पोजिशन का प्रोसेस। पहला स्टेटमेंट को रोक के रखा हूँ, देखो आपको पहला, अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तब भी आप सही कर सकते हो इस क्वेश्चन, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलता है, डिकम्पोजिशन रिजल्ट इन एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ह्यूमस। यार ह्यूमस तो अपने आप में ही ऑर्गेनिक है, उससे हम ऑर्गेनिक चीज़ों को बाहर कैसे निकालेंगे। हमने जो देखा कि जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस में क्या होता है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बाहर आते हैं, तो यहाँ पे एक्सटेंशन कैसे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का होगा, यहाँ पे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का एक्सट्रैक्शन होगा। सो दिस इज इनकरेक्ट। जब थर्ड इनकरेक्ट हो गया तो मैंने इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, और दूसरे दोनों में कॉमन है। अब पहले पे चलते हैं ना। शुगर इन द शुगर क्या है, एक तरह से अपने पास शुगर, एक तरह से अपने पास बायोकेमिकल, तो क्या बोलते हैं इसको, ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक मैटर आसानी से डिकम्पोज हो जाएगा, तो पहला भी सही है, चाहे शुगर है आसानी से डिकम्पोज हो जाएगा। हमसे करेक्ट पूछा है, बिल्कुल करेक्ट पूछा है, तो आंसर हो जाएगा ए 1 and 2 ओनली। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ब्रेडेड चैनल्स आर फॉर्म्ड इन द यूथफुल स्टेज ऑफ द रिवर। देखो जो ब्रेड चैनल्स हैं, जहाँ पे रिवर स्ट्रीम जो होते हैं आपस में ऐसे, ब्रेड का मतलब छन्नी, ब्रेड का मतलब छन्नी, छन्नी कैसे, वो जो पानी की जो धारा थी वो डिवाइड हो जाती है। तो ये यूथफुल स्टेज में नहीं होता, ये मैच्योर स्टेज में होता है। मैच्योर मतलब समझ लो कि जो डेल्टा बनाने के जस्ट आगे ये स्टेज में होता है अपने पास ब्रेड चैनल्स, ठीक है। नॉट इन द यूथफुल स्टेज, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, इट इज इन द मैच्योर स्टेज। सेकेंड है ड्यू टू लेस एक्टिव लेटरल इरोजन। लेटर मतलब बाजू वाला। ड्यू टू लेस एक्टिव लेटरल इरोजन द मिएंडरिंग कोर्स आर नॉट फॉर्म इन डेल्टा प्लेन। गलत बात है। देखो पहले बात तो ये गलत है कि मिएंडर जो है डेल्टा प्लेन में पाया था, बिल्कुल सही है, बट लेटरल इरोजन की वजह से मिएंडर नहीं बनते, मिएंडर बनते हैं वर्टिकल इरोजन की वजह से। किसकी वजह से, वर्टिकल इरोजन की वजह से। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, सो दिस इज इनकरेक्ट। ओके, विथ टाइम स्ट्रीम चैनल ओवर स्टीप ग्रेडियंट स्टार्ट फैसिलिटेटिंग एक्टिव डिपोजिशन। बिल्कुल सही है। जो स्ट्रीम्स होते हैं, जो धाराएं होते हैं नदी के, वो स्टीप ग्रेडियंट, जो जहाँ पे ढलान बहुत ही बोले तो बहुत ही खड़ी ढलान है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे समय के साथ धीरे धीरे वहाँ पे भी डिपोजिशन होना चालू हो जाता है। ओके, सो ये भी सही है। हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स यहाँ पे 2 ही हैं, पहला और दूसरा, तो द आंसर इज ए। Now question number 5 है, with reference to carbon cycle consider the following statements. Ocean hold more carbon than atmosphere। बिल्कुल सी, ये भी एनसीईआरटी की शुद्ध लाइनें हैं, जहाँ पे एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा है 70% जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड है, 70% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन दी ओशियंस। ओके, सो ये बिल्कुल सही है। बोलता है यार ओशियन के अंदर ज़्यादा कार्बन है, बिल्कुल सही है। तो ये बायोजियोकेमिकल साइकिल वाले प्रोसेस से क्वेश्चन, बायोजियोकेमिकल साइकिल से ये क्वेश्चन है। अभी सिंपल से एनसीईआरटी लाइनें हैं, नहीं पता होगा तो आदमी बोलेगा कहाँ से पढ़ूँ, लाइनें पता होनी चाहिए। इसलिए द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज विद इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल सही है, बिकॉज उसको हम बोलते हैं CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। ओके, सो ये सही है। हमसे इनकरेक्ट पूछा, इसमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है यार, बिकॉज जो करंट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है इट इज लिमिटिंग फॉर दी प्लांट्स। ओके, सो यहाँ पे इनकरेक्ट हमसे पूछा है, इनकरेक्ट क्या है, यहाँ पे दोनों इनकरेक्ट है, सो कोई सा भी इनकरेक्ट नहीं है, तो नाइदर 1 नॉट 2 इज करेक्ट है। अबे यार उल्टा हो जाता है, तो यहाँ पे पहला दूसरा दो कोई सा भी इनकरेक्ट नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू मैनग्रोव्स। मैनग्रोव्स रिसेंटली न्यूज में थे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, तो ये स्टैटिक पोर्शन को पूछेगा डायनामिक करंट अफेयर्स के। ओके, सो दिस आर रेस्ट्रिक्टेड टू द सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट इंटरटेरियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट्रिक्टेड की बात कर दिया यार, इसने रेस्ट्रिक्ट कर दिया मैनग्रोव्स को, थोड़ा सा एब्सोल्यूट बढ़ा। देखते हैं, ओपन मैनग्रोव्स आर जियोग्राफिकली डोमिनेंट ओवर ऑल मैनग्रोव्स कवर इन इंडिया। बिल्कुल ये जो अपने पास जो नया रिपोर्ट आया था, फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आया था अपने पास, क्या कौन सा रिपोर्ट था, हाँ फॉरेस्ट सर्वे 2022 जो आया था, उसमें ये मेंशन था, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि जो ओपन मैनग्रोव्स है दैट आर अराउंड 48%। ओके, सो ये बिल्कुल सही है। ओपन मैनग्रोव्स का मतलब ये है कि समुद्र के बगल में हो, मतलब जो तट पे होंगे, कोस्टल एरियाज पे होंगे ये। श्रिम्स फार्मिंग पोसेस एन इंक्रीज थ्रेट टू मैनग्रोव्स। यस, जो अपने पास जो झींगे हैं उनकी जो फार्मिंग हो रही है उसकी वजह से क्या होता है, मैनग्रोव्स को थ्रेट है, तो ये भी सही है। तो हमसे पूछा है करेक्ट बताना है।
सो ये रेस्ट्रिक्टेड है क्या, ये रेस्ट्रिक्टेड है क्या, दे आर रेस्ट्रिक्टेड टू सब ट्रॉपिकल, नो दे आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल यार, यहाँ पे देखो दूसरा दिशा सही है, तो यहाँ पे आपको पता भी नहीं हो तभी आप सही कर सकते हो, यहाँ पे डी हो जाएगा 1, 2 एंड 3। दे आर रेस्ट्रिक्टेड टू सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट इंटरटेडल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा स्टेटमेंट थोड़ा अजीब है, और ये बोलता हूँ आसान क्वेश्चन आने वाला यूपीएससी छोड़ चुका है, कट ऑफ दिन प्रतिदिन 10-10 मार्क कम जा रहा है यार हर साल। 85 कट ऑफ किसी ने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन समझ रहा है जो लेवल है क्वेश्चन का वो भी हाई है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल लोकेशन आर वी मोस्ट लाइकली टू एनकाउंटर लैंडफॉर्म्स लाइक क्लिफ्स, क्लेप्स एंड स्टैक्स। तो ये बात किसकी कर रहा है, ये बात कर रहा है इरोजनल लैंडफॉर्म्स की। एंड इरोजनल लैंडफॉर्म्स ड्यू टू व्हाट, इरोजनल लैंडफॉर्म ड्यू टू दी सी वेव्स। और सी वेव्स कहाँ पे देखने को मिलेंगे, शिवालिक्स के अंदर नहीं मिलेंगे, नॉर्दर्न प्लेन के अंदर नहीं मिलेंगे, सुंदरबंस के अंदर मिलेंगे, बट वहाँ पे मैनग्रूव्स हैं, वहाँ पे अपने को उस हिसाब से अपने को क्या नहीं मिलेगा, लैंडफॉर्म नहीं मिलेगा, बिकॉज तो सुंदरबंस के अंदर क्या है अपने वो बस देखो, क्योंकि जो कोंकण कोस्ट है, मतलब जो कोंकण मतलब कौन सी कोस्ट की बात कर रहे हैं, कोंकण मतलब मालाबार के ऊपर वाले कोस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, गोवा वाले कोस्ट की बात करें, तो उस कोंकण कोस्ट में अपने पास क्या देखेंगे, अपने पास वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो सबमर्ज्ड हो चुके हैं, कुछ पार्ट सबमर्ज हो चुका है, तो जो लैंडफॉर्म से ऊपर होंगे, और उसी बोलते हैं दे आर गुड हार्बर्स। हार्बर्स मतलब नेचुरल हार्बर्स है, वहाँ पे जो समुद्री जहाज है आसानी से वहाँ पे बन सकते हैं, बंदरगाह। लेकिन यहाँ पे जो सुंदरबंस है वहाँ पे डेल्टास का फॉर्मेशन होता है, डेल्टास में अपने को क्लिप्स, केव्स और स्टैक्स का फॉर्मेशन स्टैक्स नहीं देखने को मिलते। तो कोंकण कोस्ट के अंदर अपने को क्या देखने को मिलते हैं, क्लिप्स, केव्स और स्टैक्स। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एडेप्टेशन इज आर अंडरटेकन बाय डेजर्ट बेस्ड एनिमल टू फुलफिल देयर वाटर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, जो कि सिंपल नहीं है अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ा तो यहाँ पे भी क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि जो डेजर्ट बेस्ड एनिमल्स हैं वो फुलफिल करते हैं वाटर रिक्वायरमेंट को कैसे, तो इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन से, क्योंकि फैट ऑक्सीडेशन का बाय प्रोडक्ट क्या होता है, वाटर। सो फर्स्ट इज करेक्ट। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, यस, यूरिन कंसंट्रेट कर देंगे तो पानी बच जाएगा, तो ये भी हो गया। बट तीसरा वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, अंडरग्राउंड बोरिंग, बिल्कुल सी है। अंडरग्राउंड बोरिंग से पानी कंजर्व कैसे करेगा, बाहर रहेगा तो पानी इवापोरेट हो जाएगा, बॉडी से ट्रांसपायर हो जाएगा, बट अंडर रहेगा तो नहीं हो पाएगा। सो अंडरग्राउंड बोरिंग इज ऑल्सो एडेप्टेशन फॉर व्हाट, एडेप्टेशन फॉर दी फॉर फुलफिलिंग दी वाटर रिक्वायरमेंट। तीसरा भी हो जाएगा यहाँ पे सही। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या है यहाँ पे, सब डी 1, 2, 3 ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। विथ रेफरेंस टू एनर्जी फ्लो थ्रू एन इकोसिस्टम कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको एनर्जी फ्लो की बात करनी है, वो भी सिंपल सा क्वेश्चन है, बट जो कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ा उसके लिए महा डिफिकल्ट। ओके, सो एनर्जी फ्लो थ्रू एन इकोसिस्टम, और पढ़ने से कुछ याद होना चाहिए। तो कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ गिवन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल साइमल्टेनियसली। बिल्कुल, ये तो पूरा जो फूड वेब है उसका कॉन्सेप्ट को उल्टा बोल दे रहा है। सो फूड वेब का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि एक जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वो एक समय में एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल पे हो सकता है। ओके, सो सेकंड, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। द पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑफ एन इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड। यार सिंपल सी बात है, सबको पता होना चाहिए कि जो पिरामिड ऑफ एनर्जी इट इज ऑलवेज अपराइट। सो ये भी गलत जाएगा, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या जाएगा, नाइदर 1 नॉट 2। क्वेश्चन नंबर 10 है, विथ रेफरेंस टू द प्रोसेस ऑकरिंग ड्यूरिंग द रॉक साइकिल। रॉक साइकिल का क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स रॉक साइकिल। अब देखो ये जो क्वेश्चन है बोल सकते हैं थोड़ा सा अब जीसी लियोंग पे जाना पड़ेगा, या फिर आप यहाँ पे सी गोपालाचारी वाला, शंकर IAS वाला, क्योंकि ये क्वेश्चन आसान नहीं है और एनसीईआरटी वाला भी नहीं है। तो डायनामिक मेटामॉर्फिज्म, डायनामिक मेटामॉर्फिज्म किसको बोलते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस, उसमें एक्शन परफॉर्म क्या होता है ये हमसे बताना है, करेक्टली मैच बताना है। तो डायनामिक मेटामॉर्फिज्म क्या होता है, डायनामिक मेटामॉर्फिज्म इज अ मैकेनिकल डिसरप्शन ऑफ ऑर्गेनिक मिनरल्स। मेटामॉर्फिज्म मॉर्फिज्म मीन्स चेंज, क्या हो गया, ऑर्गेनिक मिनरल का चेंज हो गया, तो हमने बोला इट इज अ डायनामिक मेटामॉर्फिज्म, पहला सही। दूसरा बेंडिंग का मतलब देखो, आपको नहीं पता होता भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज अगर आप ऑप्शंस को देखो तो सही हो सकता है। लेटिफिकेशन को देखते हैं पहले, बेंडिंग से पहले लेटिफिकेशन। लिथिफिकेशन का मतलब क्या होता है, लिथी मतलब लिथी से हम लिथोस पे जा सकते हैं, लिथोस मतलब अर्थ की बात कर सकते हैं, और अर्थ कैसा होता है, रॉक। ओके, अर्थ होता है रॉकी स्ट्रक्चर। सो जो रॉक के फॉर्मेशन का, जब रॉक ज़्यादा आपस में कॉम्पैक्ट हो जाता है उसको बोलते हैं लिथिफिकेशन। सो यहाँ पे जो लिथिफिकेशन का डेफिनेशन कुछ अलग लग रहा है, बिकॉज अलाइनिंग ऑफ मिनरल इन लाइट एंड डार्क शेड्स। ये अपने पास बेंडिंग, देखो अलाइन करना मतलब बैंड होना, एक तरह से झुकना मतलब यहाँ पे अलाइन करना। अलाइन कैसे करना, लाइट और डार्क शेड्स में अलाइन कर रहे हैं रॉक्स, उसको हम क्या बोला, बेंडिंग बोला। तो ये बेंडिंग डेफिनेशन ये है, और लिथिफिकेशन डेफिनेशन ये है। लिथिफिकेशन का मतलब क्या है, डिपॉजिट टर्निंग इनटू रॉक थ्रू कॉम्पैक्शन। जो डिपॉजिट थे सेडिमेंट, जो ये लिथिफिकेशन जो प्रोसेस सेडिमेंट्री प्रोसेस में आता है, जब सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं
ओके जो सेडिमेंट्स होते हैं धीरे धीरे अपने पास जब जमा होने लगते हैं तो आपस में आसपास में पास आने लगते हैं और वो लिथीफाई होने लगते हैं। लिथीफाई मतलब वो कॉम्पैक्ट होने लगते हैं, रॉक का फॉर्मेशन करने लगते हैं। सो दिस आर इंटरचेंजेबल। जो स्टेटमेंट जो दूसरा तीसरा वो ऊपर नीचे कर दिया गया, दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। हमसे कैटली मैच पूछा है, कैटली मैच तो यहाँ पर वही नया ट्रेंड जो है तो पता होना चाहिए सब कुछ। तो ये यहाँ पे एलिमिनेशन को हटा ही दिया यूपीएससी ने। अब एलिमिनेशन से कोई हथियार जो ब्रह्मास्त्र समझते थे प्रीलिम्स में, वो अब ब्रह्मास्त्र कुछ नहीं बचा। तो करेक्टली हमसे पूछा है, करेक्टली क्या है यहाँ पे, ओनली एक ही पेयर करेक्ट है, तो आंसर इज ए, ओनली वन पेयर। नाउ 11 नंबर क्वेश्चन है, थर्मोरेगुलेशन इज अ मैकेनिज्म थ्रू विच ऑर्गेनिज्म मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। देयर एग्जिस्ट अ क्लास ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल सोर्स व्हाइल रेगुलेटिंग देयर बॉडी टेम्परेचर। किसकी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? अगर उस तरह से बात करें तो ये ठीक है। तो अपने पास देखो, जो अपने पास वार्म ब्लड एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना इंडियन बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं। और उनमें कौन होता है, बर्ड्स और मैमल्स। बर्ड्स और मैमल्स जो होते हैं वो दे आर यूरिथर्मल्स और यूथर्मल्स बोल सकते हैं। सो एम्फीबियंस जो है वो टेम्परेचर अपने आप रेगुलेट नहीं कर पाते, सो रेगुलेटर्स बोलते हैं इनको, रेगुलेटर्स बोलते हैं इनकी भाषा में। या फिर आप प्लांट बोलते हैं, प्लांट किंगडम नहीं, एनिमल किंगडम में बोलेंगे तो इसको बोलेंगे पाइकियोथर्म्स, और एक होता है होम्योथर्म्स। यस, होम्योथर्म्स, ठीक है। सो यहाँ पे बर्ड्स और मैमल्स अपना जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट कर पाते हैं, बट रेप्टाइल्स एम्फीबियन मेंटेन नहीं कर पाते हैं। हमसे यही पूछा कि कौन मेंटेन कर पाता है, तो आंसर इज बी, बिकॉज 2 and 3 जो मैमल्स और बर्ड्स है वो मेंटेन कर पाते हैं। व्हेन अ पर्सन गोज टू हाई एल्टीट्यूड प्लेस ही और शी फील्स अल्टीट्यूड सिकनेस, बट ग्रेजुअली ही और शी गेट accustomed and stop experiencing altitude sickness. Which one of the following bodily response would help the person to get accustomed to the high altitude? ठीक है, शुरू में गया तो उसको दिक्कतें हुई, बट धीरे धीरे क्या होता है, उसका जो ब्लड आरबीसीज का प्रोडक्शन होता है, इसकी वजह से क्या होता है, वो अल्टीट्यूड सिकनेस कम होने लगता है। सो द आंसर इज ए। बाइंडिंग कैपेसिटी वाला नहीं होगा, नो इंक्रीज इन द बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, सो बी इज इनकरेक्ट। तो बाकी सब तो होना ही नहीं है, कंफ्यूजन होता है ए और बी में बीच में, और बी जो होगा नहीं होगा। बाइंडिंग कैपेसिटी जो है, बाइंडिंग एफिनिटी जो है वो एल्टीट्यूड पे डिपेंड नहीं करती है, वो तो वैसे का वैसा ही रहेगा। ओके, सो यहाँ पे ब्लड सेल का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, इसलिए जो कम ब्लड सेल से जो कम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते थे अब ज़्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे, बिकॉज एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर एड इन द फॉर्मेशन ऑफ इरोजनल लैंडफॉर्म्स बाय रिवर। अब यहाँ पे रिवर्स की बात करें, देखो इसका जो सिलेबस होगा मैं उसको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा यार, सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सिलेबस लिखना पड़ेगा। फर्स्ट, स्टीप ग्रेडियंट इरोजनल लैंडफॉर्म क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर एड इन द फॉर्मेशन ऑफ इरोजनल लैंडफॉर्म, ठीक है। तो स्टीप ग्रेडियंट बिल्कुल सही है, स्टीप ग्रेडियंट होगा तो इरोजन आसानी से होगा, तो पहला सही है। शेयर इंपैक्ट ऑफ वाटर, तेजी से वाटर, जो पत्थर को हम तेजी से पानी फेंकेंगे पत्थर पर, तो पत्थर भी क्या होता है वहाँ पे निशान पड़ जाते हैं, सो सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट। एबर्शन ऑफ रॉक फ्रैगमेंट बिल्कुल सही है। डोमिनेंट डाउनवर्ड इरोजन, तो पहला दूसरा तो होगा ही होगा। एबर्शन ऑफ रॉक फ्रैगमेंट्स ये भी होगा, डोमिनेंट डाउनवर्ड इरोजन ये भी होगा। सो आंसर इज 1 2 3 4 ऑल ऑफ दी, मतलब ऑल तो नहीं दिया, डी। विथ रेफरेंस टू द एनर्जी फ्लो इन फूड चेन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द एनर्जी ट्रैप्ड इन एन ऑर्गेनिज्म एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल रिमेन द सेम। बिल्कुल गलत बात है यार, जो सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल सबसे ज़्यादा जो है प्रोड्यूसर के पास एनर्जी होती है, उससे 90% एनर्जी चला गया, 10% लॉ ये बोलता है कि 10% चला गया ऊपर, और उसका जो एनर्जी था, सपोज मैंने बोला 1000 एनर्जी था, किसके पास 1000 एनर्जी, किलो कैलोरी एनर्जी किसके पास, प्लांट था 10,000 मान लिया 10,000, उसके बाद हमारे पास प्लांट को खाया किसी डियर ने, चलो डियर ने खा लिया, डियर के पास कितना जाएगा 10%, इसका 10% कितना होता है, इसका 10% अगर 1000 जाएगा इसके पास, तो ये कम होते जा रहा है, ये कम होते जा रहा है, उसके ऊपर जाएगा तो 100, उसके ऊपर 10, उसके ऊपर 1, सो ये कम होते जा रहा है। नॉट इट इज़ नॉट क्या पूछा है, रिमेन द सेम बोल रहा है, रिमेन द सेम नहीं होता, ये कम होते जाता है। उसके बाद खतरनाक एनसीईआरटी की, द मेजर चैनल ऑफ एनर्जी फ्लो इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज डेट्राइटस फूड चेन एंड ग्रेजिंग फूड चेन। उसको छोड़ो, याद रखने का तरीका क्या है, एजी से याद रखने ना अपने पास, एजी से याद रखेंगे, एजी से मतलब ए से एक्वेटिक इकोसिस्टम, जी से ग्रेजिंग फूड चेन। जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसमें जो एनर्जी फ्लो होता है वो ग्रेजिंग फूड चेन से होता है, तो ये बोल रहा है उल्टा बोल रहा है, ये बोल रहा है एक्वेटिक इकोसिस्टम में डेट्राइटस फूड चेन से होता है, ऐसा नहीं होता है। एजी है तो अब उल्टा में तो टेरेस्ट्रियल में क्या हो जाएगा, डेट्राइटस हो जाएगा। सो यहाँ पे ये भी इनकरेक्ट है, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट यहाँ पे कोई भी नहीं है, नाइदर 1 नॉर 2 इज करेक्ट। विथ रेफरेंस टू रिसेंटली इरप्टेड वॉल्केनो सीन इन न्यूज, ये भी रिसेंटली, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आ गया, होंगा टोंगा से क्वेश्चन आ गया था एक बार, अब यहाँ पे भी वॉल्केनोस पे क्वेश्चन आने, अब बनाने वाले तो बनाएंगे। सो 15 नंबर क्वेश्चन है, एक्टिव वॉल्केनोस और लोकेशन, माउंट
नीरागोंगा, माउंट नीरागोंगा कहाँ पे है? ये है कॉन्गो के अंदर। कॉन्गो मतलब जो हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो बोलते हैं, कॉन्गो रिवर बेसिन जहाँ पे है, मैं बोलता हूँ अफ्रीका के अंदर। सो ये फिलीपींस के अंदर नहीं है, पहला गलत हो जाएगा। द माउंट नीरागोंगा इज इन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। दूसरा माउंट रुआंग, माउंट रुआंग कहाँ है? माउंट रुआंग कहाँ है उसको तो नहीं पता। देखो थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। माउंट नहीं है, वॉल्केनो का नाम है मनाम। जो मनाम नाम का जो वॉल्केनो है, ये थोड़ा क्वेश्चन, ये मैं मानता हूँ यार एक टफ क्वेश्चन है, पता नहीं था आदमी को, तो मैंने फोर्थ को हटा दिया क्योंकि मुझे पता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है। रुको, तो यहाँ पे जो माउंट रुआंग है ये कहाँ पे है? ये पापुआ न्यू गिनी, जहाँ पे टोब्रियान आइलैंडर्स जो कि मेलिनोवस्की ने जहाँ पे क्या किया था, अपना केस स्टडी किया था। बच्चों को पता है, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल वालों को, तो ठीक है। सो यहाँ पे है पापुआ न्यू गिनी, नॉट इन इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी। उसके बाद मनाम, जो मनाम नाम का एक्टिव वॉल्केनो है, मनाम नाम का एक्टिव वॉल्केनो कहाँ पे है? मनाम नाम का जो एक्टिव वॉल्केनो है, अरे यार सॉरी, माउंट रुआंग इंडोनेशिया में ये सही है, बट जो मनाम नाम का जो एक्टिव वॉल्केनो है ये है पापुआ न्यू गिनी के अंदर। उसके बाद माउंट मेरापी जो कि एक्टिव वॉल्केनो है वो इंडोनेशिया के अंदर है। अब इंडोनेशिया के अंदर इतने सारे एक्टिव वॉल्केनो क्यों हैं, इसका तो ज्योग्राफी बता देगी, बिकॉज ऑफ द कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। तो हमसे करेक्टली मैच पूछा है, करेक्टली मैच यहाँ पे एक ही है, सो द आंसर इज ए, ओनली वन पेयर। क्वेश्चन नंबर 16 है, द अर्थ इज सेड टू बी वेरी क्लोज टू बीइंग अ ब्लैक बॉडी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द रीजन फॉर दिस। तो व्हाट इज अ ब्लैक बॉडी? ब्लैक बॉडी ऐसी बॉडी है जो कि जो भी वेवलेंथ उसके पास आ रही है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब देखते हैं स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। द अर्थ कैन एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी एट एनी वेवलेंथ, लग रहा है सही, बाकी स्टूडेंट्स को पढ़ के इस आंसर देखो, यूपीएससी बहुत चालाक है। पहला क्वेश्चन जब भी आपको लगे सही तो, लेकिन उस पहला क्वेश्चन टिक करके आगे नहीं बढ़ने का, बी सी डी पढ़ लेने का, क्योंकि वहाँ पे पहला टिक करके आगे बढ़ जाएंगे और चालाक है बहुत। ओके, सो बी, अर्थ हैज़ द हाईएस्ट एल्बिडो अमॉन्ग ऑल द प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। गलत यार, हाईएस्ट एल्बिडो अर्थ का नहीं है, अर्थ का हाईएस्ट एल्बिडो नहीं है। जो सबसे एल्बिडो का मतलब रिफ्लेक्टिंग पावर, अर्थ का नहीं है, कि अर्थ तो बहुत पास में है, दूर वालों का होता है। सी, द अर्थ मैग्नेटोस्फीयर रिपेल द इनकमिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सोलर विंड, ये कारण नहीं है ब्लैक बॉडी कहलाने का। द पोलर रीजन्स ऑफ द अर्थ डू नॉट रिसीव एनी सनलाइट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ विंटर, कैसे नहीं है भाई, गलत है, ये कारण नहीं है ब्लैक बॉडी कहलाने का। सो द ब्लैक बॉडी क्यों बोलते हैं? अर्थ इज वेरी नॉट exactly a black body but very close to being a black body, क्योंकि अर्थ कैन एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी एट any wavelength. Okay, seventh है, which one of the following option is correct with reference to proportionate number of species of major group of invertebrates in increasing order। ये तो एनसीईआरटी के डायग्राम से है, इसका एनसीईआरटी डायग्राम नहीं हुआ तो नहीं पता चलेगा। एनसीईआरटी का डायग्राम कौन सा एनसीईआरटी डायग्राम से है? ये कौन सा एनसीईआरटी डायग्राम से है? एक मिनट, एनसीईआरटी का डायग्राम से ही क्वेश्चन है, और ये एनसीईआरटी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। ये वाला डायग्राम है, दिख रहा है क्या? कौन सा ये वाला डायग्राम से है ये क्वेश्चन, सॉरी ये वाला डायग्राम से है क्वेश्चन। ये वाला इंसेक्ट्स की बात की गई है, इंसेक्ट्स के बाद यहाँ पे मॉलस्क की, मॉलस्क के बाद क्रस्टेशियंस की, तो यहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात कर रहा है, ठीक है ना। मतलब हमको बताना है सर स्पीसीज किसके होते हैं, तो इस डायग्राम में साफ में मेंशन है। इस डायग्राम में अगर हमें देखें तो इस डायग्राम से इंसेक्ट है, उससे कम मॉलस्क है, सबसे कम इन तीनों में क्रस्टेशियन है। सो दी स्पीसीज डाइवर्सिटी का ऑर्डर कुछ होगा बी, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंसेक्ट है, उससे कम मॉलस्क है, उससे कम क्रस्टेशियंस है। 18 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन एनी इकोसिस्टम। फर्स्ट, द लेसर द चेंज इन एन इकोसिस्टम द हायर बायोडाइवर्सिटी इज इन दैट इकोसिस्टम। बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे पास ट्रॉपिक के अंदर एक हाई बायोडाइवर्सिटी होने का कारण क्या है कि ट्रॉपिक के अंदर जो अपने पास ट्रॉपिक्स के अंदर क्या होता है, अपने पास जो चेंजेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, इसलिए वहाँ पे हायर बायोडाइवर्सिटी है। सो द आंसर इज दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। बी, मोर इकोलॉजिकल नीड्स इंडिकेट अ लेसर डिग्री ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड एन इकोसिस्टम। बिल्कुल गलत बात है भाई, कि इकोलॉजिकल नीड्स ज़्यादा है, मतलब जो लोग रहेंगे वो भी ज़्यादा हो पाएंगे, बिकॉज यहाँ पे फंक्शनल रूल ज़्यादा होगा। सो दिस इज इनकरेक्ट। हैबिटेट स्ट्रेस लीड टू लेस डिग्री ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द इकोसिस्टम। पहला सही है, दूसरा गलत है, तो आंसर जाएगा सी।
क्वेश्चन नंबर 19 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू वोल्केनोस। वोल्केनोस के बारे में हमको बताना है। कंपोजिट वोल्केनो, ये भी सी परसिपेंस, मैंने गलत किया था इसको। तो एनसीईआरटी के ऐसे खतरनाक क्वेश्चन आते हैं ना, तो लगता है कि ये स्टैंडर्ड है। सो कंपोजिट वोल्केनोस आर द मोस्ट एक्सप्लोसिव ऑफ द अर्थ वोल्केनो। जब हम कैल्ड्रास पढ़ेंगे ना, कैल्ड्रास जो एनसीईआरटी ने छोटा सा कैल्ड्रा का टॉपिक दिया, उसमें बहुत पहली लाइन लिखी है, कैल्ड्रास आर द मोस्ट एक्सप्लोसिव वोल्केनोस। और so composite volcanoes are not the most explosive volcanoes on the earth, so this is incorrect. The caldras are the most explosive. Second है, caldera volcano usually erupt and collapse on themselves rather than constructing any structure। बिल्कुल सही, बिकॉज जो अंदर का जो मेंटल प्लूम है या फिर जो मैग्मा चेंबर है वो खाली हो चुका है, उसके ऊपर वो गिर जाते हैं और वो कोलैप्स कर जाते हैं। दिस इज करेक्ट। Temporary cooling is caused by particles released into the atmosphere during an volcanic eruption। बिल्कुल से वॉल्केनिक इरप्शन से कुछ ऐसे एरोजोल्स निकलते हैं जो कि माहौल को ठंडा कर देते हैं। ये करेक्ट है, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बी, 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 20 है, विथ रेफरेंस टू द प्रोसेस ऑफ रॉक ट्रांसफॉर्मेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोल इनटू ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कैसे बनता है? कोल से बनता है। कैसे बनता है? सेडिमेंट्री रॉक क्रोल बोलते हैं हमें। कोल इज अ सेडिमेंट्री रॉक, इट इज ट्रांसफॉर्म इनटू ग्रेफाइट विच इज अ मेटामॉर्फिक रॉक अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये हो जाएगा आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, वोल्केनिक अर्थक्वेक्स आर प्राइमरली कॉज्ड ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी एट द प्लेट बाउंड्री। गलत बात है भाई। देखो, वोल्केनिक अर्थक्वेक क्यों हो रहा है? वोल्केनिक इरप्शन के वजह से हो रहा है, साफ साफ नाम बता रहा है। सो दिस इज इनकरेक्ट। सेकंड, मोर अर्थक्वेक अकर अलॉन्ग द कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज देन डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। बिल्कुल सही है, बिकॉज डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री धीरे धीरे दूर जाते हैं, बट कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज जो है वो इस तरह से डिफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, इसलिए यहाँ पे अर्थक्वेक ज़्यादा होता है। करेक्ट, बी, 2 ओनली। 22, मिमोसा पुडिका एंड सिनाना स्पेक्टाबिलिस रिसेंटली न्यूज आर रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। सो दिस आर एलियन स्पीसीज। क्योंकि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो इसी से रिलेटेड होगा, तो यहाँ पर अगर तुक्का भी लगाओ तो एलियन स्पीसीज पे लगा देना। सो द आंसर इज इन्वेजिव एलियन स्पीसीज। 23 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, द डिफरेंस इन द सनराइज टाइम बिटवीन ईस्ट एंड द वेस्ट ऑफ अ कॉन्टिनेंट। सेकेंड, ड्यूरिंग द समर द डे लेंथ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इंक्रीज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। 3, मैसिव ice sheets at higher latitude in both hemisphere. How many of the statement given above is are the consequence of earth axial tilt? earth axial tilt का consequence क्या क्या है? देखो, earth axial tilt के होने की वजह से क्या होता है, समर के अंदर जो डे लेंथ होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो ज़्यादा होता है, बिकॉज अगर सन ऐसा रहेगा तो ये अपने पास यहाँ पे इस तरीके से अपने पास रे पड़ता है, तो इसकी वजह से हमारे पास दूसरा सही है। बाकी मैसिव आइस शीट एट हायर लैटिट्यूड्स, ये कोई कारण नहीं है इसका। डिफरेंस इन द सनराइज टाइम बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, ये लॉन्गिट्यूड की वजह से है। तो हमसे कट पूछा है, कट हमारे पास एक ही स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट। Consider the following statements with reference to speciation in biodiversity. Allopatric speciation refers to the formation of new species where the genetic modification are based on single ancestor. देखो, ए से याद रखना, AG एलोपेट्रिक जियोग्राफिकल बैरियर। सिम्पेट्रिक का मतलब है एंसेस्टर। ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ए सिंगल एंसेस्टर की बात करें तो इनकरेक्ट है, और सिम्पेट्रिक जो होता है वो बात करता है एंसेस्टर के बारे में, और ये एलोपेट्रिक है जो बात करता है जियोग्राफिकल बैरियर के बारे में। ठीक है, सो ये दोनों इनकरेक्ट है, हमसे करेक्ट पूछा है दोनों, मतलब आंसर जो आप मतलब जो स्टेटमेंट का जो एक्सप्लेनेशन है वो इंटरचेंज कर दिया। करेक्ट हमसे पूछा नाइदर 1 नॉट 2 इज करेक्ट। 25, विच अमंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ माउंटेन डू दी हाईलैंड्स ऑफ स्कॉटलैंड, स्कैंडिनेविया एंड द डिकन प्लेट्यू बिलोंग टू? फोल्ड माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, रेसिडुअल माउंटेन। ये जो है वो रेसिडुअल माउंटेन्स हैं। पहले माउंटेन थे वो थोड़े डिग्रेड हो चुके हैं, तो बचे हुए माउंटेन हैं वो ये हैं। ये विच द फॉलोइंग आर फ्रूगीवोर बर्ड्स? ठीक है, तो पैराकिट, बारबेट, फाल्कन, बुलबुल।
तो जो फाल्कन्स होते हैं दे आर कार्निवोर्स। सो मैंने इसको हटा दिया, आंसर हो जाएगा ये 1 2 3 सॉरी 1 2 4 3 नहीं होगा, ओके 4 होगा बिकॉज बुलबुल्स आर दी फ्रूगीवोर्स, फ्रूट ईटर्स। थोड़ा टफ है बट पता होना चाहिए। कंसिडर दी न्यूज़ में था, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। इन हाइड्रोलिसिस अ न्यू सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड एज केमिकल इन रॉक इंटरेक्ट विथ वाटर। इन ऑक्सीडेशन रॉक कंटेनिंग आयरन टर्न इनटू रस्ट। सही है, पहला भी सही है। रॉक हैविंग हाई परसेंटेज ऑफ कार्बोनेट आर मोर ससेप्टेबल टू बायोलॉजिकल वेदरिंग। हाई कार्बोनेट है ना, तो इट इज ससेप्टेबल टू बायोलॉजिकल नहीं केमिकल वेदरिंग। दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमसे करेक्ट पूछा, दो स्टेटमेंट सही है ए एंड बी, 1 and 2। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम। While a constant input of solar energy is required in case of primary productivity, it does not influence secondary productivity। भाई अगर हमारे पास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा, तो ये डज नॉट इन्फ्लुएंस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो गलत हो जाएगा। जो डज नॉट इन्फ्लुएंस बोल रहा है वो इट डज इन्फ्लुएंस। सेकेंड है द एनर्जी यूज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस इन द प्लांट एड्स टू द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जो एनर्जी जो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, GPP। एड्स बोल रहा है ना, देखो अगर हमारे पास रेस्पिरेशन ज़्यादा हुआ, ठीक है ना, तो क्या नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा, गलत। क्योंकि जो NPP होता है ये होता है GPP माइनस रेस्पिरेशन। तो अगर एनर्जी रेस्पिरेशन में ज़्यादा लग रहा है तो ये ज़्यादा होगा और ये जो टोटल अमाउंट होगा वो कम होगा। सो इट सब्सट्रैक्ट और इट डिक्रीजेज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सो दिस इज इनकरेक्ट। थर्ड, कोस्टल इकोसिस्टम हैज़ लेसर प्रोडक्टिविटी देन ओपन ओशियन। लेसन नहीं भाई, ओपन ओशन की प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है, दिस इज इनकरेक्ट। हमसे इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट तीनों स्टेटमेंट्स हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू माउंटेन सोला फॉरेस्ट। सोला फॉरेस्ट कहाँ पर है, तमिलनाडु के अराउंड, जो नीलगिरी वाला है। इट इज़ फाउंड इन द हाई अल्टीट्यूड माउंटेन ऑफ केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। येस। इट कंप्राइजेस एवरग्रीन नेटिव ट्रीज विच आर ड्वार्फ इन नेचर। येस, यहाँ पे एवरग्रीन नेटिव ट्रीज होते हैं जो कि ड्वार्फ होते हैं। दिस इकोसिस्टम हैव हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। बिल्कुल सही है, पानी बहुत कम गिरता है इसलिए। रोडेंड्रॉन नीलांगिरकम इज द ओनली सोलर ट्री इन फायर विथ फायर टोलरेंट प्रॉपर्टीज। बिल्कुल सही है, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, चारों के चारों। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। मोहरविच डिसकंटिन्यूटी डिमार्केट्स द बाउंड्री बिटवीन द क्रस्ट एंड द मेंटल। याद रखते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। यहाँ पे देखना राहुल गांधी सॉरी CM राहुल गांधी लोटा लगेगा हगने, ठीक है। L से लोटा हो गया, C से हो जाएगा ये, M से ये, R से ये, G से ये। तो हमसे पूछा है राहुल गांधी, M मतलब मोहरविच डिसकंटिन्यूटी, तो ये क्रस्ट और मेंटल के बीच में है क्या, बिल्कुल सही है। सो सेकंड है, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम आर द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ एस्थेनोस्फीयर। बिल्कुल सही है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम एस्थेनोस्फीयर मेनली पाए जाते हैं। इनर कोर ऑफ द अर्थ इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। गलत है, बिकॉज नॉट द इनर कोर, जो आउटर कोर जो कि मूवमेंट में होता है वो रेस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या होगा यहाँ पे, A 1 and 2 ओनली। 31st नंबर क्वेश्चन है, दिस स्पेसिफिक लैंडफॉर्म आर डिपोजिशनल फीचर ऑफ ग्लेशियर, दे आर स्मूथ ओवल शेप। तो ये NCERT की लाइनें हैं जो कि साफ साफ यहाँ पे छाप दी गई हैं। दे आर स्मूथ ओवल शेप रिच लाइक फीचर्स कंपोज मेनली ऑफ ग्लेशियल टाइल्स विथ सम मासेस ऑफ ग्रेवल्स एंड सैंड। दे फॉर्म ड्यू टू डंपिंग ऑफ रॉक डेब्रिस बीनेथ हैवीली लोडेड आइस थ्रू फिशर इन द ग्लेशियर।
दे गिव एन इंडिकेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ ग्लेशियर मूवमेंट दिस आर, तो ये जो ओवल शेप्ड रिज होते हैं ये होते हैं डमलिन्स। 32 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कॉमन एनिमल स्पीसीज फाउंड इन इंडिया। द हंगुल डियर इज फाउंड ओनली इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। हंगुल डियर जो है वो कश्मीर में अंदर पाया जाता है। फर्स्ट इज इनकरेक्ट। द ब्लैक बक इज द ओनली स्पीसीज एंटीलोप फाउंड इन इंडिया। बहुत सारे स्पीसीज और भी हैं, तो करेक्ट हमसे पूछा है चौसिंघा इज ओनली एनिमल इन द वर्ल्ड हैज़ 4 हॉर्न, ये सही है, आंसर हो जाएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज्ड एज द एक्सक्लूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। लैकोलिथ, नो इट इज एन इंट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म। शीट्स भी है इंट्रूसिव, तो मैंने 1 और 5 को हटा दिया, 1 और 5 को हटा दिया तो ये हट गया, 1 को हटा दिया तो आंसर हो जाएगा 2, 3, 4। जीजर्स, कंपोजिट कोन्स एंड कैल्ड्रास आर एक्सक्लूसिव वॉल्केनिक, एक्सक्लूसिव क्या है, दिस आर एक्सक्लूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। 34 है, इट इज़ अ ट्रांजिशनल जोन बिटवीन 2 और मोर। देखो ये ट्रांजिशनल जोन बोल दिया है, ट्रांजिशनल जोन बिटवीन 2 और मोर एडजेसेंट इकोसिस्टम, इट इज मार्क्ड बाय रिचर biodiversity than the biodiversity than the bordering ecosystem. It is found in the both terrestrial and aquatic system and is sometimes considered to be dynamic zone of interaction between communities. Which one of the following most correctly describe the characteristic of the above mentioned passage? तो देखो transition zone ecotone. Which of the following are erosional landform by river? erosional तो gorges जो है वो youthful stage में बिल्कुल सही है। पॉइंट बार्स, नो दिस आर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स नॉट इरोजनल, हमसे इरोजनल पूछा है। नेचुरल लेवीज भी डिपोजिशनल है बिकॉज सपोज ये नदी है, नदी के यहाँ पे ये नदी है, यहाँ से नदी बह रही है, सपोज यहाँ पे ये नदी बह रही है तो इस रीजन पे डिपोजिट करता है, इसी को बोलता है नेचुरल लेवीज। सो दिस इज ऑल्सो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। इरोजनल पूछा रिवर टेरेसेस इज इरोजनल लैंडफॉर्म, इट इज करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 and 4 ऑप्शन नंबर डी। Which one of the following is most likely to happen if one would travel from Vladivostok to Alaska crossing the Bering Strait? जो बेरिंग स्ट्रीट है वहाँ से इंटरनेशनल जो लाइन है जो कि टाइम को डिमार्केट करती है वो पास होती है। सपोज तो यहाँ पे अगर हमारे पास ये ईस्ट से वेस्ट गया, सपोज ये देखो जापान से पहले सुबह होता है तो जापान में मतलब सपोज ये 10 तारीख को यहाँ पे था, ये वहाँ से यहाँ चला गया ना, अलास्का से मतलब ये व्लादिवोस्टॉक से अलास्का चला गया, मतलब ये 10 जनवरी था, यहाँ पीछे लगा यहाँ भी 10 जनवरी रहेगा, मतलब ये 10 जनवरी बिता चुका है और यहाँ पे जाके फिर 10 जनवरी बिता रहा है, मतलब ये अपना एक डे गेन किया इसने। सो अ पर्सन विल गेन 1 डे। 37 कंसिडर द फॉलोइंग पेयर बायोटिक इंट्रैक्शन एंड एग्जाम्पल। पैरासिटिज्म, मलेरिया कास्ड बाय द बाइट ऑफ एनोफिलस मस्कीटो, यस। कमेंसिलिज्म, रूमेन बैक्टीरिया लिविंग इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ काउ, प्लस और 0। रुको भाई, ये कमेंसलिज्म का नहीं, ये भी ये म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल, दोनों का फायदा होता है। बैक्टीरिया का तो फायदा हो रहा है, बस ये काउ का भी डाइजेशन हो रहा है, दोनों का फायदा हो रहा है। इट इज कमेंसलिज्म नहीं है, इट इज अ म्यूचुअलिज्म, सो दिस इज इनकरेक्ट। म्यूचुअलिज्म, बर्ड फीडिंग ऑन इंसेक्ट टर्न अप बाय ग्रेजिंग मैमल्स, ये कमेंसलिज्म है, प्लस 0, इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। एमेंसलिज्म, ब्लैक वॉलनट सिक्रेटिंग जगलन, ठीक है ना, तो एक तरह से एमेनिज्म, जगलन सिक्रेट कर देगा केमिकल जो कि साइड वाले का ग्रोथ को रिड्यूस कर देगा, उसका खुद को कुछ फर्क पड़ नहीं रहा है, तो इसमें बोलता है इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, दैट इज ए नेगेटिव 0 टाइप ऑफ इंट्रैक्शन, एमेंसलिज्म बोलते हैं इसको। तो इनकरेक्टली मैच पूछा, 2 इनकरेक्टली मैच है यहाँ पे 2 and 3। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द अर्थ एपीहीलियन कोइंसाइड विद द विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। देखो हमारे पास सपोज ये अर्थ है, यहाँ पे सन है, ठीक है, यहाँ पे अगर अर्थ है तो अर्थ इस तरह से मूव करता है ऐसे, अवे मतलब एपीहीलियन, तो यहाँ पे जो विंटर है, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बोला है क्या, बिल्कुल ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर है तो ये कोइंसाइड कर रहा है एपीहीलियन के साथ, ये सही है, ठीक, ये सही है। अर्थ पेरिडियन ऑलवेज हैपन आफ्टर द दिसंबर सोल्स्टिस, नॉट, ये ऑलवेज वाला जो है ना यार इतना सा गलत होते हैं, गलत ही है यहाँ पे। ऑन अर्थ समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज लॉन्गर देन समर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, इसलिए तो वहाँ पे थोड़ा सा कम मेल्टिंग रहता है, यहाँ पे ज़्यादा ठंडी रहती है, इसीलिए वहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा जमा है साउदर्न अमेरिका में, ठीक है, सो इट इज़ करेक्ट। हमसे करेक्टली मैच पूछा है, करेक्टली मैच यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी।
अच्छा क्वेश्चन है, गलत हो सकते हैं कभी कभी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर की हैबिटेट फॉर सर्वाइविंग ऑफ नीलगिरी थार रिसेंटली न्यूज़। सर्वाइवल्स है ना, की हैबिटेट सर्वाइवल ऑफ नीलगिरी थार कहाँ मिलता है? अन्नामलई के अंदर, यस, जो कि कहाँ पे है? अन्नामलई वो साउथ के रीजन्स में है, ठीक है, जहाँ पे नीलगिरी हिल्स है। बांधवगढ़ है मध्य प्रदेश के अंदर, इस रीजन में नहीं पाया जाता है भाई। इराविकुलम नेशनल पार्क उसी रीजन में है जो केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, जो आंध्र प्रदेश और जो तमिलनाडु वाला रीजन है वहाँ पे। एंड मुकुर्ती नेशनल पार्क वो भी उसी रीजन में है। तो करंट हमसे पूछा है 1, 3, 4, आंसर हो जाएगा बी 40। सिंक होल्स एंड लैपीज आर एसोसिएटेड विच द फॉलोइंग लैंडफॉर्म। सिंक होल्स और लैपीज जो है वो कास्ट टोपोग्राफी के एग्जाम्पल्स होते हैं। 41 विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर क्लासिफाइड एज टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट्स, जिसमें बैकबोन नहीं होता। बॉलवर्म में नहीं होता, यस। स्पॉन्जेस में नहीं होता, ये टेरेस्ट्रियल नहीं है, ठीक है। मिलीपीड्स इनमें नहीं होता, तो 1 और 3 होना ही है, 1 और 3 होना ही है, 1 और 3 होना ही है, और उसमें 2 नहीं होना है, तो दूसरा नहीं है, ये हटा दिया, आंसर ये हो जाएगा। 42nd है, द डेजर्ट इज लोकेटेड इन द ट्रॉपिकल जोन। रेड सैंड ड्यून्स आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस डेजर्ट। इट कंसिस्ट ऑफ सेडिमेंट। रेड सैंड ड्यून्स की बात हो रही है, रेड सैंड ड्यून्स। इट कंसिस्ट ऑफ सेडिमेंट दैट आर मेड ऑफ मैराइन डिपोजिट्स and have very low water and nutrient retention capacity. There exists iron rich heavy mineral like limonite, magnetite, garnets, hyperstene and rutile, ठीक है। तो रेड सैंड ड्यून्स की बात हुई, रेड सैंड ड्यून्स कहाँ पाए जाते हैं? इन लोगों से कौन सा डेजर्ट? थेरी डेजर्ट, जो कि तमिलनाडु के अंदर है, वहाँ पे रेड सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं, बहुत आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा है वहाँ। 43 at which one of the following place the world first fishing cat census outside the protected area network has been conducted recently। तो जो चिलकारी था वहाँ पे रिसेंटली कंडक्ट किया गया है, ये न्यूज़ में था। विथ रेफरेंस टू जियोलॉजिकल टाइम स्केल व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट? ओरिजिन ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, स्टार्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास, फॉर्मेशन ऑफ कोल बेड मीथेन, फॉर्मेशन ऑफ द डेकन ट्रेप एंड फॉर्मेशन ऑफ द। सबसे पहले तो ओशन ही फॉर्मेट होगा, तो 1 इसको हटा दिया मैंने। अब 1 और 4 और 3 में देखना है, 4 और 3 में, सॉरी 3 और 4, और हम 3 4 में देखते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ कोल बेड मीथेन पहले हुआ था कि डेकन ट्रेप? तो कोल बेड मीथेन ज़्यादा पुराने हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कोल बेड मीथेन कोल बना है, बहुत टाइम लगता है उसमें। तो 3 इज़ पहले एंड देन 4 इज़ बाद में। 45 है, विथ रेफरेंस टू डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक क्रस्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अनलाइक द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट द ओशियनिक क्रस्ट इज कॉन्टिन्यूअस। यस, सही है, ओशियनिक क्रस्ट कंटिन्यूस होता है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज डेंसर देन ओशियनिक क्रस्ट, गलत बात है। जो ओशियनिक क्रस्ट उसकी डेंसिटी 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और इसका 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो दिस इज इनकरेक्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज नॉट डेंसर, ओशियनिक क्रस्ट इज मोर डेंसर। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट आर मेनली फॉर्म्ड इन द सबडक्शन जोन। ये डिस्ट्रॉय होते हैं, फॉर्म नहीं होते, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, हो जाएगा B1 ओनली। 46 consider the following statement with reference to aquatic ecosystem. Community of organism of rapid water ecosystem is less dependent on outside food material as compared to slow water ecosystem. No, they are more dependent because जो rapidly moving है वहाँ पे क्या नहीं होगा, वहाँ पे ऑक्सीजन कमी होगी और वहाँ पे ज़्यादा न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टैंडिंग है तो कोई भी आगे मिल जाता है यार, कोई भी आगे खा रहा है वहाँ पे और उसको सड़ जा रहा है तो उसको न्यूट्रिएंट मिल जाता है, ठीक है ना, फूड मटेरियल मिल जाता है। बट जो रैपिड है उसको नहीं मिल पाता है। सो यहाँ पे बोल रहा है कि रैपिड वाटर इज लेस डिपेंडेंट ऑन आउटसाइड। नो, इट इज मोर डिपेंडेंट, नॉट लेस डिपेंडेंट, ठीक है। दिस इज इनकरेक्ट। स्लो मूविंग वाटर ऑलवेज हैज़ मोर डिजॉल्व ऑक्सीजन एज कम्पेयर टू रैपिड। नो भाई, रैपिड वाटर ऐसे मूव करेगा तो टर्बुलेंस की वजह से हवा को ऊपर से जाकर ले लेगा, हवा से ऑक्सीजन ले लेगा, तो इसका ऑक्सीजन क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। तो हमसे करेक्ट पूछा है, नादर 1 नॉट 2 इज करेक्ट। With reference to circum-Pacific belt recently in news, consider the following statement. It is an area characterized by active volcanoes and earthquake occurring due to subduction of continental plate under the oceanic plate. देखो भाई, continental plate लाइट होता है, oceanic plate हैवी होता है, तो oceanic plate सबलेट करता है continental plate के ऊपर, तो दिस इज इनकरेक्ट। Manat Ridge and Tonga Ridge are located in the along the circum-Pacific belt, बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा है B2 only। क्वेश्चन नंबर 48 है, consider the following statement. This zone has exclusive breeding sites for birds like flamingos. Playas and paddy plains are characteristic landforms found in these zones. The climate of this region is influenced by persistent high pressure and subsidence of
एट दैट एटीट्यूड, ठीक है। हाई प्रेशर है मतलब ये डेजर्ट रीजन होता है, ठीक है। डेजर्ट वाला रीजन यहाँ पे कौन सा है रीजन, इंडियन डेजर्ट है। यहाँ पे फ्लेमिंगोज आते हैं फॉर एक्सक्लूसिव ब्रीडिंग। 49 है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ मिनरल्स, इसमें से कौन सा मिनरल्स हैं, टर्मेलिन्स, पेट्रोलियम, कोल, क्वार्ट्स। रबर तो नहीं है, सिंथेटिक रबर, 5 को हटा दिया मैंने। अब 4 को देखना है, क्वार्ट्स एक मिनरल है कि नहीं है, बिल्कुल है, तो आंसर हो जाएगा बी। Consider the following statement. 15 number question. Consider the following statement with reference to Great Indian Bustard recently in news. Their presence is restricted to the state of Rajasthan and Gujarat. Great Indian Bustard नहीं, ये जो है वो कर्नाटक के अंदर भी पाया जाता है, महाराष्ट्र के अंदर भी पाया जाता है। सेकेंड है, इट इज लिस्टेड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड इन द IUCN रेड रेड लिस्ट, बिल्कुल सही है। इंक्रीजिंग द क्रॉपिंग ऑफ मिलेट्स एंड सॉर्गम इन देयर हैबिटेट मे लीड टू कंजर्वेशन ऑफ, चलो पहला सही है, दूसरा हटा दो, पहला सही दूसरा हटा दो, पहला सही है तो पहला गलत है, पहला गलत हटा दिया, और दूसरा सही है तो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है ना। इंक्रीजिंग द क्रॉप ऑफ मिलेट्स एंड सॉर्गम इन देयर हैबिटेट मे लीड टू द कंजर्वेशन ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बिल्कुल का इनका खाने का चीज़ है ये।